हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। इस सीरीज़ में हम कर रहे हैं 1979 से लेके 2024 तक के ईच एंड एवरी PYQ विद एब्सोल्यूट क्लैरिटी। अभी तक हमने ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी ख़त्म किया हुआ है। लास्ट के एक वीडियो में हमने ओशनोग्राफी शुरू की है और ये सेकेंड वीडियो है। इसमें हम 2000 से लेके 2013 तक के ओशनोग्राफी के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है ओशनोग्राफी की, सो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू गो एंड वॉच। और बहुत सारे लोग वीडियो देख के बस चले जा रहे हैं, दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग और लाइकिंग द वीडियो, सो मेक श्योर यू डू दैट टू। इस सीरीज़ का उद्देश्य बस यही है कि आपके अपकमिंग प्रीलिम्स में +40 मार्क्स इंक्रीज कराने हैं। बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। 2002 का फर्स्ट क्वेश्चन आया। इसमें ओशन करेंट्स दिया हुआ है और उसके कुछ फीचर्स के बारे में पूछ रहा है। तो एक एक करके देखते हैं कि इफ़ दीज फीचर्स इम्पैक्ट ओशन करेंट्स और नॉट। ठीक है। सो स्टेटमेंट 1 कि ओशन करेंट्स आर द स्लो सरफेस मूवमेंट ऑफ द वाटर इन ओशन। बिल्कुल करेक्ट है, ओशन करंट की डेफिनेशन ही दे दी। सेकंड, ओशन करंट असिस्ट इन मेंटेनिंग द अर्थ्स हीट बैलेंस। दिस इज एब्सोल्युटली राइट। क्या होता है कि लेट्स से इक्वेटर से जो अपनी वार्म ओशन करेंट्स हैं वो वार्म वाटर को ले जाती हैं पोलर रीजन में। तो जो इधर का हीट होता है कोल्ड रीजन में जाता है, फिर वहाँ से कोल्ड मिक्सिंग होती है इधर के हीट वाले रीजन में। सो इस तरह से ओशन करेंट्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग हीट बजट ऑफ आवर अर्थ। थर्ड ऑप्शन आता है कि ओशन करेंट्स आर सेट इन मोशन प्राइमरली बाय प्रिवेलिंग विंड। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। जो हमारी विंड्स होती हैं दे प्ले अ मेजर रोल इन मूवमेंट ऑफ आवर ओशनिक करेंट्स। जो नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट है, काउंटर इक्वेटोरियल करंट है, दे ऑल आर इम्पैक्टेड बाय आवर ईस्टर्ली विंड अपने इक्वेटर से 30 डिग्री के आसपास। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन कहता है कि ओशन करेंट्स आर अफेक्टेड बाय द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ओशन। बिल्कुल। लेट्स से अगर ओशन करेंट्स लैंड मास से सट के चल रही है, मतलब लैंड मास के बहुत करीब है, तो उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। अगर वो ओपन ओशन में चल रही है जहाँ पे कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है उसके ओशन फ्लोर में, तो वो बहुत तेज़ चलेगी। सो बिल्कुल जो ओशनिक कॉन्फ़िगरेशन है दैट ऑल्सो इम्पैक्ट्स द ओशन करेंट्स। सो अपना ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। ठीक है। सो अगर अब इसकी बात आ ही गई है कि ओशन करंट को क्या क्या चीज़ इम्पैक्ट करती है, तो टेम्परेचर यस, डेंसिटी ऑफ द ओशनिक वाटर यस, सैलिनिटी यस, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यस, फीचर्स जो ओशनिक फ्लोर के कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं दे ऑल्सो इम्पैक्ट आवर ओशनिक करंट्स। ये आगे हम और डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है। बीइंग सेड दैट, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2003, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे लिए खास करके। इसमें पूछा है कि जो वेट ऑफ द बॉडी है डिक्रीजेज विद इंक्रीज ऑफ लैटिट्यूड ऑन अर्थ। मतलब ये कह रहा है कि जैसे जैसे लैटिट्यूड इंक्रीज होगा, मतलब आप इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे, तो वेट ऑफ बॉडी डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। दिस इज द असर्सन। रीज़न क्या दिया हुआ है कि क्योंकि जो परफेक्ट स्फीयर नहीं है अपना अर्थ। अच्छा देखो, अब थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है। लेट से अगर हम इक्वेटर पे खड़े हैं तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, लेट से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कल में तो उस पर एक आउटवर्ड फोर्स लगता है, उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है। तो ये इक्वेटर पे सबसे ज़्यादा होता है। और ग्रेविटी जो है लेट से एक ऑब्जेक्ट तो दूसरे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ पुल करता है, तो अर्थ का सेंटर का पुल होगा, तो ग्रेविटेशनल पुल प्लस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं तो ग्रेविटी अपनी मिलती है। तो क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सबसे ज़्यादा है इक्वेटर पे, राइट, तो इसलिए यहाँ पे ग्रेविटी सबसे कम होगी एंड वाइस वर्सा, ग्रेविटी सबसे ज़्यादा होगी पोल पे क्योंकि यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स 0 है। तो इस लॉजिक से अगर आप देखो तो जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा है अपनी पोल पे और कम है इक्वेटर पे, तो वेट क्या होता है m/g। तो वेट जो है वो पोल पे ज़्यादा होना चाहिए और इक्वेटर पे कम होना चाहिए। मेरा यही बिल्कुल सिंपल लॉजिक था। ए को फॉल्स कर दूंगा, रीज़न को ट्रू कर दूंगा। बट 2-3 जगह मैंने और देखा इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। कोई के बता रहा है कि वेट डिक्रीज़ भी होता है, इंक्रीज़ भी होता है, और इसमें कहीं कहीं लिखा है कि ये पोल और इक्वेटर को तो कंपेयर कर ही नहीं रहा है, लैटिट्यूड को कंपेयर कर रहा है। तो उसमें बहुत बड़ी बड़ी एक्सप्लेनेशन और फिजिक्स की डेरिवेशन दी हुई है। सो आई विल नॉट गो इन टू ऑल दोज थिंग्स क्योंकि फिर ये अपने सब्जेक्ट से बाहर चला जाएगा। अगर कल मैं पेपर में जाऊँगा या अगले पेपर में जाऊँगा, अगर ये क्वेश्चन आता है तो मैं कल भी ये असर्शन इज़ फॉल्स और रीज़न इज़ ट्रू मार के आऊँगा। दैट इज़ व्हाट आई विल गो विथ। अगर आपको इस पर थोड़ा और रिसर्च करनी है देन गो एंड डू इट एंड लेट मी नो, क्योंकि कहीं कहीं ये भी दिया हुआ है कि बोथ ए एंड आर इंडिविजुअली ट्रू बट आर नॉट करेक्टली एक्सप्लेनिंग ए।
बट मुझे अभी भी यही लग रहा है कि पोल पे जी ज़्यादा है तो वेट भी ज़्यादा होगा. सो बीइंग सेड दैट दिस इज कॉन्ट्रोवर्शियल क्वेश्चन, लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन. 2004, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? गल्फ विथ नैरो फ्रंट्स एंड वाइडर रियर्स एक्सपीरियंस हाई टाइड्स. अच्छा, ये थोड़े गल्फ और टाइड्स के बारे में है, मतलब थोड़ा सा इसको फैक्चुअल मान सकते हो या थोड़ा सा आपको विजुलाइज करना पड़ सकता है, बट दिस इज ईजी क्वेश्चन. अब देखो, इसमें पूछा है गल्फ विथ नैरो फ्रंट एंड वाइडर रियर एक्सपीरियंस हाई टाइड. लेट्स से ये आपका गल्फ है. गल्फ ऐसा ही होता है कि जहाँ पे एक नैरो इनलेट है और एक वाटर बॉडी है, ठीक है. तो अगर यहाँ पे इनकमिंग टाइड आएगी तो थोड़ा फोर्स के साथ आती है, मतलब अगर जो चीज़ें नैरो होंगी तो वहाँ पे फोर्स बढ़ जाएगा. ओके, सो इस पे टाइड हाई हो सकती है. सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. उसके बाद कह रहा है कि टाइडल टेक्स प्लेस व्हेन गल्फ इज कनेक्टेड विद द ओपन सी बाय ए नैरो चैनल. बिल्कुल, गल्फ का डेफिनेशन ही वही है कि ये ओपन सी के साथ एक नैरो चैनल से कनेक्टेड है, टाइडल करंट आ जाएंगी. टाइडल बोर अकर्स व्हेन द टाइड एंटर्स इन द नैरो एंड शैलो एस्चुरी ऑफ रिवर. ये भी बिल्कुल सही है, वही नैरो इनलेट में आएगी तो टाइडल बोर बनेगा. टाइडल बोर यही है, वाटर में ऐसे रिपल क्रिएट्स होते हैं तो इनको टाइडल बोर बोलते हैं, ठीक है. अब देखो, जो ये डी वाला क्वेश्चन आया था, ये वाला आपको रिमेंबर होगा कि कल हमने एक ये हुगली रिवर से रिलेटेड एक पोर्ट के बारे में पढ़ा था. उसका नाम जरा कमेंट में लिख के बताओ, देखूँ आप लोग कितना पढ़ रहे हो, ठीक है. उस रिवर पोर्ट का नाम था डायमंड हार्बर रिवर पोर्ट, जो कि कोलकाता वेस्ट बंगाल में है. तो ये डी पे ना, मतलब ये पार्शली करेक्ट, ये कंप्लीटली रॉन्ग नहीं कह सकते आप इसको, कि जो रिवर है वो क्रूशियल इंपॉर्टेंस है कोलकाता पोर्ट के लिए, बट कितना इंपॉर्टेंट है कितना नहीं, क्योंकि बाकी के जो ABC हैं ये तीनों एब्सोल्यूट करेक्ट थे, बट ये जो डी है ये थोड़ा पार्शियल करेक्ट है. तो इस वजह से UPSC ने इस डी को रॉन्ग मारा था. बट अगर कल को क्वेश्चन आ जाता ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4, तो मैं ओनली 4 मार के आता, क्योंकि मुझे अभी भी ये करेक्ट लग रहा है. क्योंकि हुगली टाइडल 2 पोर्ट हमने पढ़े थे ना, एक अपना कंडला पोर्ट और दूसरा पढ़ा था डायमंड हार्बर पोर्ट. तो इस वजह से मैं इसमें थोड़ा बायस था, क्योंकि PYQ का नॉलेज मैं यूज़ कर रहा था. सो बट या दिस इज़ द क्वेश्चन. अगर आए तो आप टेक योर डिसीजन बेस्ड ऑन जैसा भी पेपर हो. 2007 का नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, द लार्जेस्ट कोरल रीफ इन द वर्ल्ड इज़ फाउंड नियर द कोस्ट ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज. वी ऑल नो कि जो ऑस्ट्रेलिया है उसका सबसे रिचेस्ट, वर्ल्ड का मोस्ट ऑफ द कोरल रीफ्स ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, ठीक है. ऑस्ट्रेलिया में कहाँ मिलता है? ग्रेट बैरियर रीफ, और इसको यूनेस्को हेरिटेज में भी ऐड किया गया है, ठीक है. तो ये आप अपने नोट्स में ऐड कर लो. प्रिटी फैक्चुअल क्वेश्चन, बट कैन कम अगेन इन UPSC. एक स्टेटमेंट में बना के दे दे कि हाईएस्ट मैंग्रोव्स आर फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया, ठीक है. 2007 का नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर इन पैसिफिक ओशन दैन इन द अटलांटिक ओशन. अच्छा देखो, ये क्वेश्चन जो है ना ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, एंड आई वॉन्ट यू टू पॉज द वीडियो एंड थिंक अबाउट इट, कि जो पैसिफिक ओशन का एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर होगा वो ज़्यादा होगा या कम होगा. ट्रस्ट मी, क्लाइमेटोलॉजी में कुछ नहीं तो 5 बार ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं. देखो अब करते हैं. कल हमने डिस्कस किया था, कल या परसों, की जो पैसिफिक ओशन है दैट इज़ द हाईएस्ट, मतलब सबसे बड़ा ओशन है, उसमें वाटर मास सबसे ज़्यादा होता है. और हमने क्लाइमेटोलॉजी में डिस्कस किया था कि जो वाटर होता है उसकी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो ज़्यादा होती है कंपेयर टू लैंड. तो लेट्स से अगर ज़्यादा वाटर है तो इसको गर्म होने और ठंडा होने में टाइम लगेगा, और अगर कम वाटर है तो ये जल्दी जल्दी गर्म और ठंडा होगा. या लैंड है वो भी जल्दी जल्दी गर्म एंड ठंडा होगा. तो ऑप्शन 2 तो सीधा सही हो गया कि द एनुअल रेंज टेम्परेचर इज ग्रेटर इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दैन इन सदर्न हेमिस्फीयर, क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास ज़्यादा है, सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है. PYQ से सीधा उठा के रिपीट हो गया कि ये हमारा 2 तो सही है. अब हम पैसिफिक ओशन और अटलांटिक ओशन में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे. पैसिफिक ओशन अगर आप देखोगे उसका जो एक्सटेंशन है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है. सदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास कम है, तो उसका लैंड मास के साथ कांटेक्ट कम है. तो इट विल बी कि जो पैसिफिक ओशन है, अच्छा एक चीज़ ये है कि लैंड मास से कांटेक्ट कम है, दूसरा ये है कि पैसिफिक ओशन बहुत बड़ा है, उसमें पानी बहुत ज़्यादा है, तो वो भी एक इम्पैक्ट डालेगा कि जो पैसिफिक ओशन का वाटर है ना इतना जल्दी जल्दी हीट और कूल नहीं होगा. और आप अटलांटिक ओशन देखो तो इसका जो लैटिट्यूडनल वेरिएशन है पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक वेरी करता है, ठीक है. बट पैसिफिक ओशन मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में है. तो ये 3 फैक्टर, पहला लैटिट्यूडनल वेरिएशन, दूसरा लैंड मास के साथ कांटेक्ट, और तीसरा पैसिफिक ओशन में बहुत ज़्यादा पानी का होना. दीज मेक्स पैसिफिक ओशन अ मोर स्टेबल ओशन.
कंपेयर टू अटलांटिक ओशन। सो जो अटलांटिक ओशन का एनुअल मीन टेम्परेचर का वेरिएशन होगा दैट विल बी मोर देन द पैसिफिक ओशन, ठीक है। तो इसने क्या बोल दिया था, इसने उल्टा बोल दिया था कि एनुअल रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ग्रेटर, इसकी जगह लेसर होना चाहिए, ठीक। अब ये स्टैंडर्ड टेक्निक है यूपीएससी के एग्जामिनर की कि वो ग्रेटर को लेसर, लेसर को मोर, बट ये कोई रूल नहीं है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको गलत काटना है, सही काटना है, उसके बाद जजमेंट लो, बट इस तरह के क्वेश्चन में घुमाने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है। सो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन था एंड आई वॉन्ट यू टू ऐड ऑल दीज लॉजिक्स इन योर नोट्स, ठीक है। 2011 का नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 2004 सुनामी आई, देन पीपल रियलाइज द वैल्यू ऑफ मैंग्रोव्स। ऐसा मैंग्रोव्स में क्या है जो इसने सुनामी में हेल्प करी? ऑप्शन पढ़ते हैं। मैंग्रोव्स में स्वॉर्म्स होते हैं जो ह्यूमन सेटलमेंट को सी से सेपरेट करते हैं। नो। द मैंग्रोव्स प्रोवाइड बोथ फूड एंड मेडिसिन, मे बी, बट एनी नेचुरल डिजास्टर के बाद हम फूड और मेडिसिन लेने मैंग्रोव्स के पास तो नहीं जाएंगे मोस्ट प्रॉब्ली। मैंग्रोव्स ट्री आर टॉल विद डेंस कैनोपी एंड सर्व एज ए शेल्टर, आई डोंट थिंक सो। मतलब ऐसा थोड़ी होगा कि आपको सुनामी आई और आप शेल्टर लेने मैंग्रोव में ही चले गए, ऐसा नहीं होगा। ऑप्शन लास्ट कहता है द मैंग्रोव ट्रीज डू नॉट गेट अपरूटेड बाय स्टॉर्म एंड टाइड्स बिकॉज दे हैव एक्सटेंसिव रूट्स। यस, अब अगर आप मैंग्रोव्स का देखोगे तो उनके रूट्स बहुत एक्सटेंसिव होते हैं और वो बहुत स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं अपने कोस्टल जोन्स को, तो इसलिए मैंग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब मैंग्रोव्स के बारे में आ गया तो एक दो लोकेशंस देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है मैंग्रोव साइट्स को लेके। तो सुंदरबन, वेस्ट बंगाल में जो अपना सुंदरबन का डेल्टा है वहाँ पे मैंग्रोव्स बहुत एक्सटेंसिवली पाए जाते हैं और इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ऐड किया गया है। एक ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, कौन सा था? ग्रेट बैरियर रीफ, ठीक है। अच्छा, सुनामी के लिए कौन सी वेव रिस्पॉन्सिबल होती हैं? आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। हमने 4 तरीके की वेव पढ़ी थी ना, पी वेव, एस वेव, लव वेव और रेलिक वेव्स। इन चारों में से कौन सी वेव जो है वो सुनामी कॉज करती है? वीडियो पॉज करो एंड आंसर इट। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। रेलिग वेव, ठीक है, ये सरफेस वेव होती है, ओके। सो आई होप यू विल बी ऑनेस्ट एंड आंसर इट इन कमेंट, ठीक है। तो ये कुछ अपने इंपॉर्टेंट मैंग्रोव साइट हैं, जैसे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, अपना तमिलनाडु हो गया, आंध्रा हो गया, उड़ीसा हो गया, वेस्ट बंगाल हमने डिस्कस कर ही लिया। तो दीज आर सम इम्पॉर्टेंट मैंग्रोव साइट्स इन इंडिया। 2011, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी, मरीन, ये ड्वेलिंग की जगह अपवेलिंग होगा। जोन्स आर इंपॉर्टेंट एज दे इंक्रीज द मरीन प्रोडक्टिविटी बाई ब्रिंगिंग, ठीक है। तो जो अपवेलिंग जोन्स होते हैं वो किस लिए इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, क्यों वो प्रोडक्टिविटी बढ़ा देते हैं? देखो क्या होता है कि जहाँ पे अपवेलिंग होती है ना, तो जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं दे आर कमिंग अप फ्रॉम द सी सरफेस। तो जो सी सरफेस होता है इट इज़ वेरी न्यूट्रिएंट रिच, क्योंकि जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट क्या हैं, ये मिनरल से बने होते हैं, रॉक से बने होते हैं, तो दे आर मोस्टली फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द सी फ्लोर। तो जब अपवेलिंग होती है तो वहाँ से जो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स ऊपर आते हैं तो उनको फाइटोप्लैंक्टन्स यूज़ करके फाइटोप्लैंक्टन्स ग्रो करते हैं और फिर उनको मछलियाँ खाती हैं और बहुत सारे फिशरी बनती है वहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये आपको याद होना चाहिए था। तो ये कह रहा है कि इकोसिस्टम प्रोडक्टिविटी अपवेलिंग जोन में क्यों होती है, क्योंकि वो न्यूट्रिएंट्स को सरफेस पे लाती है। सो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। मरीन ड्वेलिंग नहीं, ये अपवेलिंग जोन था, ओके। 2012 में आया क्वेश्चन एसिडिफिकेशन के बारे में। कहता है कि द एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन इज इंक्रीजिंग, व्हाई इज दिस फिनोमेना कॉज ऑफ कंसर्न? अब देखो, याद है हमने एक चीज़ डिस्कस करी थी, अगर लेट्स से कहीं पे ज्वालामुखी निकल रहा है तो वहाँ पे किस तरह की गैसेस निकल सकती हैं। हमने जूम किया था ना कि सारी गैसें निकलेंगी, सब कुछ निकलेगा। और फिर 2024 में एक क्वेश्चन आया था कि जो रेन वाटर है उसमें कौन कौन सी गैसेस मिक्स होंगी, तो उसमें आर्गन, नियॉन, जिनॉन, CO2 सब कुछ हमने मान लिया था। अब वही चीज़ यहाँ पे है, ब्रॉड फिनोमेना हो रहा है, ठीक है। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशन हो रहा है, बहुत बड़ा फिनोमेना, इससे कुछ भी इम्पैक्ट हो सकता है। सो आपका पहला बायस होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सब सही मार के आ जाओगे, आपका बायस पहला होगा कि मैं गलत नहीं काटूंगा अनलेस आई हैव द प्रूफ अगेंस्ट इट, ठीक है। तो इस सोच से आप आगे बढ़ोगे। सो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कहता है? द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अच्छा, ये कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन क्या होते हैं? जिनकी शेल जो होती है वो कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। सो बिफोर वी डेल्व इनटू दीज ऑप्शंस,
थोड़ा सा ओशन एसिडिफिकेशन के बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक, अब देखो ओशन जो है अपना एक्ट एज ए कार्बन सिंक, ये आपने देखा होगा कि कार्बन सिंक की तरह काम करता है। बट जब पॉल्यूशन होता है तो CO2 इंक्रीज कर जाता है, और CO2 अपना जब सी में पहुंचता है तो ये क्या करता है कि CO2 वाटर से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बना देता है, इसी से इसको एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो बहुत सारे H+ आयन और CO3-2 आयन्स निकलते हैं। तो H+ बढ़ता है तो एसिडिक नेचर बढ़ता है, और pH जो वैल्यू होती है अपनी डाउन होने लगती है। ओके, अब मरीन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं दे आर बिल्ड अप, मतलब वो CaCO3 से मिलके बने होते हैं। लेकिन जो कैल्शियम आता है रॉक से और कार्बोनेट आता है वो सेल का फॉर्मेशन करते हैं। बट नाउ दिस H+ इज ऑल्सो फाइटिंग फॉर दिस कार्बोनेट आयन। तो क्या होगा कि जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसका प्रोडक्शन गिर जाएगा। उससे क्या होगा कि या तो उनकी सेल जो बनेंगी वो वीक बनेंगी, या उनकी ग्रोथ रिड्यूस हो जाएगी, पूरा फूड चेन डिसरप्ट हो सकता है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो सकता है, कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। ठीक है, कोरल ब्लीचिंग वगैरह एक बार जाके नोट्स में ऐड कर लेना। अब ओशन एज ए कार्बन सिंक, इनकी वैल्यू क्या है कि ये सेडिमेंट्स, मतलब ओशन जो है कार्बन सिंक करता कैसे है, क्या करता है कि सेडिमेंट्स में बहुत सारे कार्बोनेट्स पड़े हुए हैं, ऑर्गेनिक मैटर्स नीचे दबे हुए हैं, लेट से जो मछलियाँ या बड़े बड़े जीव जंतु बनते हैं, पेड़ पौधे बनते हैं, दे सेटल डाउन इन द सर्फेस ऑफ अर्थ एज ए ऑर्गेनिक मैटर। तो वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने नेचर में नहीं जाती है। ठीक है, तो इसलिए ओशन एक्ट्स एज ए कार्बन सिंक। कार्बोनेट आयन के रूप में भी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके रखता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। जो बहुत सारे अपने फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं, तो दे ऑल्सो एक्ट एज ए कार्बन सिंक। फिर मरीन स्पीसीज जो होती हैं इनमें भी बहुत सारा कार्बन सिंक होता है। सो बेसिकली वी लर्नड अबाउट कि एसिडिफिकेशन क्या है, कार्बोनेट आयंस बनता है, H+ बहुत आ जाता है तो CO3 के साथ फाइट करता है तो CaCO3 का प्रोडक्शन कम हो जाता है। ठीक है, सो बीइंग सेड दैट नाउ लेट्स सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कैलकेरियस फाइटोप्लैंक्टन विल एडवर्सली अफेक्टेड, बिल्कुल। द ग्रोथ एंड सर्वाइवल ऑफ कोरल रीफ्स विल बी इम्पैक्टेड, बिल्कुल सही। सो दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, हमने ये डिस्कस कर लिया। फिर करें द सर्वाइवल ऑफ सम एनिमल्स, ठीक है, दैट हैव फाइटोप्लैंक्टोनिक लार्वे विल बी एडवर्सली अफेक्टेड, ठीक है, बहुत जनरल स्टेटमेंट दे दिया। द क्लाउड सीडिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स विल बी एडवर्सली अफेक्टेड। अच्छा देखो, ये 4th ऑप्शन हो सकता है जो आपको थोड़ा सा पॉज करा दे कि यार होता है नहीं होता है, बट अगेन आई सेड कि अगर इतना बड़ा फिनोमेना हो रहा है तो यू हैव टू हैव द एविडेंस अगेंस्ट इट। अगर आपको एग्जैक्टली पता है तभी आप इसको मार्क करोगे रॉन्ग, वरना ओशन एसिडिफिकेशन इतना बड़ा फिनोमेना है कि उससे कुछ भी हो सकता है। अगर कल को बोल दे कि इंसान की एज बढ़ रही है उस एसिडिक ओशनिफिकेशन से, या एज कम हो रही है, आप उसको टिक करके आओगे अनटिल एंड अनलेस यू एग्जैक्टली नो कि ऐसा नहीं होता। ठीक है, सो वी विल टिक दिस। अब नाउ ये आ गया है अपना क्लाउड सीडिंग और क्लाउड फॉर्मेशन, तो ये हम पढ़ लेते हैं क्लाउड सीडिंग और फॉर्मेशन होती कैसे है। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, लेट्स से बारिश कैसे होती है कि जो हमारी वाटर की वेपर होती है ना, वाटर वेपर होती है, इनको एक न्यूक्लियाई चाहिए होता है, तो इसके आसपास ये इकट्ठा होती हैं और फिर ड्रॉप बन के नीचे गिरती हैं। तो क्लाउड सीडिंग क्या होता है, लेट्स से कि नेचर में क्लाउड्स, मतलब नेचर में जो ये न्यूक्लियस हैं उतने अवेलेबल नहीं हैं, तो हम आर्टिफिशियली कुछ सॉल्ट डाल के क्लाउड में क्लाउड सीडिंग कर देते हैं ताकि बारिश हो जाए। दुबई ये चीज़ बहुत करता है। ठीक है, और मरीन लाइफ इसमें हेल्प कैसे करती है कि जो मरीन लाइफ है उसमें कुछ कुछ प्रोसेस होते हैं, वो क्या प्रोसेस होते हैं उसमें हम नहीं जाएंगे, दे हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ दिस न्यूक्लियाई। ठीक है, तो इस वजह से ही अगर क्लाउड सीडिंग इम्पैक्ट होगी तो क्लाउड फॉर्मेशन भी इम्पैक्ट होगा, और एसिडिफिकेशन की वजह से मरीन लाइफ इम्पैक्ट हो रही तो मरीन लाइफ की वजह से क्लाउड सीडिंग इम्पैक्ट होगी। ठीक है, सो दिस इज द कनेक्शन। Okay, next question. 2012. Consider the following factors: rotation of Earth, air pressure, density, revolution. पीछे हमने क्वेश्चंस करा हुआ था, फिर एग्जैक्ट रिपीट हो गया। तो जो रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ है इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता अपने ओशन करेंट्स पे, बाकी सबका पड़ता है। जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ का पड़ेगा, एयर प्रेशर का पड़ेगा, डेंसिटी का पड़ेगा, और बाकी कौन कौन से फैक्टर हैं ये जान लेते हैं। सो इसमें आपको रिवोल्यूशन काट के बाकी सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो इम्पैक्ट करती हैं, इंसोलेशन, टेम्परेचर जैसे ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहता है तो वाटर एक्सपैंड कर जाता है। ठीक है, तो जहाँ एक्सपैंड करेगा उससे अलग साइड वो फ्लो करेगा। सैलिनिटी से, कोरियोलिस फोर्स से, प्रिवेलिंग विंड की वजह से, लैंड मास की वजह से, ओशन फ्लोर के कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इन सब से ओशन करेंट्स इम्पैक्ट होता है। NCERT में जो ओशन करेंट का चैप्टर है आपको वो जाके आज पढ़ना है, आपको होमवर्क है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 2013।
द मोस्ट इंपॉर्टेंट फिशिंग ग्राउंड्स ऑफ द वर्ल्ड आर फाउंड इन द रीजन्स वेयर। अच्छा है, ये कह रहा है कि जो फिशिंग ग्राउंड्स है वो कहाँ पाए जाते हैं। देखो ये फैक्चुअल क्वेश्चन नहीं है, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, बट इनिशियली आपको पता होना चाहिए। तो ये होता है कि जहाँ पे वार्म एंड कोल्ड ओशनिक करंट्स मिलते हैं वहाँ पे बहुत रिच फिशिंग ग्राउंड मिलता है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? तो जो ये वार्म एंड कोल्ड का मीट होता है ना, दिस इज़ द बेस्ट कंडीशन फॉर प्लैंकटन ग्रोथ। प्लैंकटन को फिश खाती हैं, इसलिए फिशिंग ग्राउंड बढ़ जाता है। क्योंकि जब वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती है, जैसे कोल्ड करंट नीचे चलती है, वार्म करंट थोड़ा सरफेस पे चलती है, तो कोल्ड करंट वार्म करंट जब मिलती है तो मिक्सिंग होती है वाटर की, और मिक्सिंग की वजह से अपवेलिंग होता है। अभी हमने पिछले पढ़ा था ना कि अपवेलिंग में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सरफेस पे आ जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स सरफेस पे आएंगे, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा, फाइटोप्लैंक्टन का ग्रोथ होगा, खूब जम जम के मछलियाँ वहाँ आएंगी। ओके, और एक साइंटिफिक रीज़न भी है कि जो ये वार्म वाटर होता है ना, ये मछलियों के मेटाबॉलिक नीड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सो दे बिकम मोर एक्टिव, दे बिकम मोर प्रोडक्टिव, और उनका वेट, इसलिए फिशरी इंडस्ट्री वहाँ बहुत ग्रो करती है। और जो करंट्स होती है ना अपनी वार्म या कोल्ड वाटर करंट्स हैं, मछलियाँ जो है उन करंट को फॉलो करती हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी जो डिज्नी की है, डोरा द एक्सप्लोरर, तो सॉरी फाइंडिंग द नीमो करके एक मूवी है, तो उसमें वो मछली जो होती है वो करंट्स में ऐसे घूमती है अपनी छोटी बेटी को खोजने के लिए। तो अच्छी मूवी है, देखना आप लोग। तो जो ये माइग्रेशन रूट होते हैं ना, मछलियाँ इनको फॉलो करती हैं करंट के साथ, फिर जहाँ पे वार्म करंट और कोल्ड करंट मिलती हैं तो ये दे स्टे देयर। सो ये जो रूट्स होते हैं ना वार्म और कोल्ड करंट के, दे आर द माइग्रेटरी रूट्स ऑफ फिश। सो इसलिए इन पे फिशिंग ज़्यादा होती है। ओके, सो ये था 2013 तक का सारा क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि यूट्यूब आपको सिग्नल भेजे बार बार कि आपको PYQ करना है, PYQ फिनिश करना है। बिना PYQ फिनिश किए प्रीलिम्स के पेपर में नहीं जाना है। दिस इज़ आवर गोल, दिस इज़ आवर मोटो, एंड वी विल फिनिश इट। ठीक है, तो कल अपना ओशनोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ओशनोलॉजी ख़त्म होने के बाद मैं इकॉनमी या पॉलिटी में से एक सब्जेक्ट स्टार्ट करूँगा अलॉन्ग विद द ज्योग्राफी। तो हम कल से इकॉनमी का एक वीडियो रोज़ देखेंगे और ज्योग्राफी का एक वीडियो देखेंगे। सो इकॉनमी में स्टार्ट करेंगे वही मनी बैंकिंग फाइनेंस से, और ज्योग्राफी में हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन ज्योग्राफी या फिर रिसोर्स ज्योग्राफी के बारे में पढ़ेंगे। सो बीइंग सेड दैट, thank you so much for all the love that you guys are giving for this series, and I really enjoy teaching you with absolute clarity and concept building. So thank you so much, see you in the next one. Okay, bye.